अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का 6 चैप्टर है जिसका नेम है केमिकल बॉन्डिंग, वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, इसकी कम्बिनेशन क्यों होती है, कैसे होती है, हमारे पास ऑक्टेट रूल क्या है, डुप्लेट रूल क्या है, और लास्ट पे हम देखेंगे कि इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जब कोई एटम है, जो एटम अगर उसके करीब आते हैं तो वो जब बॉन्ड बनता है तो उससे क्या एनर्जी कम होती है, ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी पे क्या अफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ आज हम डिटेल से देखेंगे। तो चलें अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग को देखेंगे। अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन पे फोकस करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड टुगेदर टू और मोर एटम्स or ions to form a large variety of compound is called a chemical bond। मैंने क्या बताया आपको, मैं एक दफ़ा रिपीट करूँगी। कह रहे हैं कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है हमारे पास, जो केमिकल बॉन्ड है ना, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को या आयंस को आपस में इकट्ठा रखती है। और फिर उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, उसके रिज़ल्ट में हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड बनता है। तो हमारे पास वो फोर्स जो दो एटम्स को, दो आयंस को आपस में बाइंड करके इकट्ठा रखती है और रिज़ल्ट में एक कंपाउंड बनाती है, उसको हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नोन एज केमिकल बॉन्ड और केमिकल फोर्स। वो फोर्स जो दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स को, दो आयंस या दो से ज़्यादा आयंस को आपस में इकट्ठा जोड़ के रखती है एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उसको हम कहेंगे वो उसकी क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्ड है या केमिकल फोर्स है। अब ये कई टाइप के हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने एक और तरह की फोर्सेस जो मैंने आपको बताई थी, डबल फोर्सेस इन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो वीक फोर्सेस थी, वो केमिकल फोर्सेस में नहीं आ रही। वो हमारे पास उसमें कोई बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं होती, वो जस्ट एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए प्रोड्यूस होती हैं और वो पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आ जाती हैं। वो फोर्सेस बहुत ही वीक हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड। उसमें कोई केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता अगर हम इसका फोर्सेस के साथ कंपैरिजन करें, वो जो हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। तो ये बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। अच्छा, तो इसमें आगे 3 टाइप्स हैं बेसिक, आयनिक है, कोवलेंट है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इसमें आ जाता है। और इसी तरह की बॉन्डिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी स्टेबिलिटी की भी, शेप की भी मॉलिक्यूल की, जो कि इनके रिज़ल्ट में प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन की बात करें तो कह रहे हैं कि ये देखा गया है कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब जाहिर सी बात है, कोई भी एटम है वो किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, ये इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और जो उसका वैलेंस शेल है उसमें आया कि 1 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है अगर उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या करेगा, क्या वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा हम बाकी कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, तो ये क्या करेंगे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके शायद जो सोडियम है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो आयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन अगर किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो इस तरह ये इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है ना कि किसी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उसने किस टाइप की कम्बिनेशन करनी है। अब हम 8 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें, इनको हम 8 ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ये सारे के सारे नाम 8 ग्रुप एलिमेंट्स के हैं। और तकरीबन सब के जो नाम है, जैसे कि नोबल गैसेस हैं, इनर्ट हैं, 0 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, इसका रिलेशन जो है या ताल्लुक़ है इस बात से है कि उनका जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, हीलियम के 2 और बाकी सब के 8। वो उन्हें बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो अपने हालत में खुश होते हैं। तो जो बाकी ग्रुप एलिमेंट्स हैं हमारे जितने भी पीरियोडिक टेबल में, वो भी ये कोशिश करते हैं कि हमारी कन्फिगरेशन कौन सी हो जाए जो हमारे पास नोबल गैसेस की हैं। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को या लूज़ करेंगे या गेन करेंगे या शेयरिंग करेंगे ताकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनके जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसके अकॉर्डिंग हो जाए।
अच्छा जी, कह रहे हैं कि हमारे पास जो नोबल गैसेस की हम बात कर रहे थे कि नोबल गैसेस जो हैं वो बहुत ही कम पार्टिसिपेट करते हैं कोई भी कंपाउंड बनाने के। बहुत थोड़े कंपाउंड्स हैं जो वो बनाते हैं। उसके अगर हम एग्जांपल देखें तो वो जो बनाते भी हैं तो वो फ्लोरीन के साथ बनाते हैं। तो जैसे कि वो XeF2 बना सकते हैं, XeF4 बना सकते हैं, या XeOF2 और एक है XeO3। बस यही 2-3 हैं जो कि वो यहाँ इनके अलावा थोड़े बहुत होंगे वो बनाते हैं वो। और आपस में वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते, आपस में मिलके वो कोई कंपाउंड नहीं बनाते। ये नहीं है हीलियम जो है वो नियोन के साथ मिल रही है, नियोन क्रिप्टॉन के साथ आपस में मिलके वो बिल्कुल भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। अब हमारे पास कह रहे हैं कि जो नोबल गैसें हैं मोस्ट स्टेबल हैं। अब स्टेबिलिटी की कोई वजह होती है ना, तो कह रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये देखने के लिए हमें उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी पड़ेगी। और अगर हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हीलियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2। और अगर हम नियोन क्रिप्टॉन जीनोन बाकी सब की देखते हैं तो उनकी वैलेंस शेल की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 6-8 इलेक्ट्रॉन उनके क्या हैं, कंप्लीट है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं दे आर फॉलोड और ओबेड ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। अब अगला पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए ऑक्टेट रूल क्या है और डुप्लेट रूल क्या है। अब सबसे पहले हम अगर ऑक्टेट रूल की बात करेंगे तो हम इसके बारे में कह सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। क्या कहा है मैंने, मैं रिपीट करती हूँ, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, कि वो ज़्यादा से मुकम्मल 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर फिल करे इन इट्स वैलेंस शेल, अपने बैरूनी मैदान में। दिस इज़ नोन एज ऑक्टेट रूल। कि हर एटम की ये कोशिश होती है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। हाँ, कुछ अब जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें इतने इलेक्ट्रॉन, तो वो उनके लिए एक रूल है डुप्लेट। वो क्या होगा, द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज नोन एज डुप्लेट रूल। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं और बाकी पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। और जब हम नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमें पता चलता है कि हीलियम डुप्लेट रूल को मुकम्मल तौर पर ओबे कर रहा है और बाकी तमाम जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 8 ग्रुप एलिमेंट्स के, वो तमाम के तमाम जो इनर्ट गैसेस हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रही हैं और उनके वैलेंस शेल में क्या हैं, मुकम्मल तौर पर फील्ड हैं, उनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। यही वजह है कि वो बहुत ही स्टेबल हैं अपनी जगह पर, अपने हाल में बहुत खुश हैं, ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, बल्कि जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल नोबल गैसेस जैसी हो जाए। अब कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम ऑक्टेट रूल को देखें तो नोबल गैसेस जो हैं उनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है और ये केमिकली इनर्ट है। यानी क्या मतलब इस बात का, यानी वो केमिकली फॉर्मेशन नहीं कर रहे, बॉन्ड फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो इनर्ट गैसेस हैं वो क्या करती हैं, अटेन्ड इनर्ट गैस कन्फिगरेशन इज़ अटेन। अब जो हमारे पास बाकी एलिमेंट्स हैं वो कैसे इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या शेयर करेंगे, बस यही एक तरीका है। कह रहे हैं अब कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता। ये एक डिफरेंट पॉइंट है कि कुछ जो कंपाउंड्स हैं वो नहीं, बल्कि वैसे तो हर कंपाउंड की ये कोशिश होती है कि भाई मैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करूं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स हैं वो इस रूल के अपोजिट बनते हैं, यानी उनमें ये रूल वो सेटिस्फाई नहीं करते मुकम्मल तौर पर 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस में, लेकिन फिर भी वो स्टेबल कंपाउंड होते हैं। ये एक ज़रा डेविएशन है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि केमिस्ट्री में हमेशा एक्सेप्शनल जो केसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्शंस प्रेजेंट ऑलवेज इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हर वक्त कुछ ना कुछ मुख्तलिफ चीज़, कोई भी अगर हम पढ़ते हैं ना रूल, तो हम कहते हैं कि कुछ कंपाउंड जो हैं वो इससे इनहराफ करेंगे, डेविएट करेंगे। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि 100% वो रूल फॉलो नहीं होगा कोई भी है, ख्वाह वो 99.9% हो सकता है, लेकिन 100% बिल्कुल नहीं। तो कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी और कुछ हैं उनमें उससे ज़्यादा हो जाती है। अगर हम डेफिशिएंट वाली देखें तो इसकी बहुत ही एक फेमस एग्जांपल है BeCl2, और इसके अलावा एक बहुत AlCl3 और BF3। ये 3 कंपाउंड्स हैं, इनके अलावा भी होंगे लेकिन ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BeCl2, AlCl3 और BF3।
बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये बहुत ही मशहूर एग्जांपल्स हैं। और अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन सी हो गई, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें आ जाता है SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, PCl5 है, IF7 है, SF6 है, और इसके अलावा भी काफ़ी कंपाउंड्स हैं। तो ये इसमें थोड़ी सी डेविएशन आ गई है हमारे पास। और इसके अलावा कह रहे हैं कि इन सर्टन केसेस बोथ टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन हैव बीन ऑब्जर्व्ड बट द सिस्टम विल गो द कंडीशन इन विच केमिकल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस। कह रहे हैं कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं। कह रहे हैं अगर हम सोडियम और हाइड्रोजन की बात करें, सोडियम और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनेगा। हमें पता है सोडियम हमारे पास अल्कली मेटल है और हाइड्रोजन जो है वो भी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में प्रेजेंट है। और हमने पढ़ा हुआ है कि ये जब अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन, तब ये क्या एज अ नेगेटिव आयन रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो अल्कली मेटल्स है वो इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो सोडियम इज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में, तो वो इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इसलिए अब हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना बल्कि गेन करना है सोडियम से। तो ये, लेकिन अगर यही सोडियम हम हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करवा देते हैं इसी सोडियम का, तो तब तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वो उनके कंपैरिजन में तो ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो फिर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं बल्कि डोनेट करेगा इसके फ्लोरीन के साथ, ऐसा शेयर करेगा बल्कि। अच्छा जी, तो ये हो गए इसके कुछ पॉइंट्स। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है हमारे पास एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी हम बॉन्ड फॉर्मेशन में देखेंगे कि एनर्जी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी कम हो रही है, यानी बॉन्ड कैसे बनता है किसी भी मॉलिक्यूल में। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एटम फॉर्म बॉन्ड एज इट लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। यानी अगर हम मॉडर्न थेरीज को फॉलो करें तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये किस तरफ हमें लेके जाता है, लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगी किसी सिस्टम में तो उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कंडीशन। यानी जब उसमें बॉन्ड नहीं था उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा थी, जो ही उसने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया उसकी एनर्जी थोड़ी डिक्रीज़ हो गई है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, और हाँ एक पॉइंट, उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हुई है मगर स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है तो एनर्जी क्या हुई है, उसकी डिक्रीज़ हुई है, और वो एनर्जी डिक्रीज़ करके ही स्टेबल फॉर्म में आया है। तो फिर हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास लो एनर्जी स्टेट इज़ अ स्टेबल स्टेट। मैं अपने पॉइंट को दोबारा से रिवाइज करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कह रहे हैं कि अगर हम मॉडर्न थेरीज को देखें तो वो कह रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सिस्टम की एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, लेकिन सिस्टम मूव कर जाता है अनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी। तो जब एक सिस्टम जो है उसकी एनर्जी रिलीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है और वो स्टेबल बन गया है, तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं लो एनर्जी स्टेट इज स्टेबल स्टेट, कि जितनी एनर्जी लो होगी कोई भी स्टेट उतनी ही स्टेबल होगी। इसकी ज़रा उन्होंने एक्सप्लेन इस चीज़ को इस तरह किया कि हम फर्ज कर रहे हैं H2 की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, दो H एक दूसरे के करीब आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब दो हाइड्रोजन एटम जो हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों में इलेक्ट्रॉन है, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो उनमें अट्रैक्शन भी प्रोड्यूस होगी और रिपल्शन भी। जैसे जैसे वो करीब आएंगे दोनों फोर्सेस जो हैं वो डेवलप होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अब होगा क्या, अब हम पहले फोर्सेस को देखते हैं। जैसे ही वो करीब आएंगे एक दूसरे के तो दो एटम्स क्लोज होंगे और उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? ये अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है कि जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही डिक्रीज़ होती जाती है। लेकिन ये तो बात होगी अट्रैक्टिव फोर्स की। याद रखें अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होगी, अभी ऊपर भी हमने बात किया। अब उसके बाद जो है हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस आ जाती हैं। अब रिपल्सिव फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। अब ये दोनों बैक टाइम जो सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही हैं, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स भी और रिपल्सिव फोर्स भी। जब हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आते हैं, दो हाइड्रोजन एटम करीब आया, अट्रैक्टिव फोर्स भी डिवेल्प हुई, रिपल्सिव फोर्स भी डिवेल्प हुई। अट्रैक्टिव फोर्सेस ने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज़ किया। रिपल्सिव फोर्सेस ने क्या किया, जो रिपल्सिव फोर्सेस हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया, बढ़ा दिया। अब होगा क्या, ये देखा गया कि जो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनकी उनका केस है वो डोमिनेट कर गया किस पर, रिपल्सिव फोर्सेस पर। उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उससे बढ़ गई किससे, रिपल्सिव फोर्सेस की निस्बत। तो फिर सिस्टम की रिपल्सिव जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, एज अ होल
डिक्रीज। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर हमने पढ़ा कि बॉन्ड फॉर्मेशन लीड्स टू डिक्रीज इन एनर्जी। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी एनर्जी ने कम होना है। पहले हमने कंपैरिजन किया रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी कामयाब हुई है? अट्रैक्टिव की। रिपल्सिव फोर्सेस साइड पे होगी, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी और सिस्टम मूव कर जाएगा स्टेबिलिटी की तरफ। ये इधर ग्राफ है, इसको ज़रा और से देखें। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे जैसे जो एनर्जी है सिस्टम की वो इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो सिस्टम की बढ़ रही हैं। लेकिन जब दूसरी साइड को मूव करते हैं तो उसकी जो ये नीचे को आए तो उसकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि बॉन्ड डिस्टेंस है, उसका कंपैरिजन, इसको कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कह सकते हैं हम, या बॉन्ड लेंथ भी हैं। कह रहे हैं ये देखा गया है कि जो डिस्टेंस है, जितना हम कह सकते हैं 75.4 पिकोमीटर पर जब पहुंचता है तो क्या होता है इस डिस्टेंस पर, यानी जब दो हाइड्रोजन के दरमियान कितना डिस्टेंस रह जाता है? 75.4 pm। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट करूँगी, जब दो हाइड्रोजन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 75.4 pm हो जाएगा तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर देंगी रिपल्सिव फोर्सेस को। पहली बात। दूसरी बात, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो मिनिमम होगी, इससे कम नहीं हो सकती इतने डिस्टेंस पर। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो इस पॉइंट पर फिर क्या होता है? हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो ये हमारे पास फिर हम कह सकते हैं कि जो 75.4 pm है ये है मेन बॉन्ड डिस्टेंस फॉर्मेशन का, या बॉन्ड लेंथ है। इसको हम बॉन्ड डिस्टेंस भी कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं, कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कह सकते हैं दो हाइड्रोजन एटम्स का। इसके लिए आपने ग्राफ को फिर से देखना है। ये देखें यहाँ 75.4 pm लिखा हुआ है, वहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है और यहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन अकर होगी, वाक़या होगी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बॉन्ड, ये तो डिस्टेंस डिस्कस हुआ। अब उसके बाद हम देखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी के बारे में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जब दो एटम हैं वो इस डिस्टेंस पर आ गए हैं जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, यानी 75.4 pm पर वो आ गए हैं, यानी मिनिमम हमारे पास आ गई है। इसमें डिस्टेंस भी मिनिमम है और इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मिनिमम है। तो क्या होगा? सिस्टम ऑफ टू हाइड्रोजन एटम स्टेबलाइज टू मैक्सिमम एक्सटेंट। यही वो पॉइंट है जहाँ पर हाइड्रोजन में मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी, यानी इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी उन्हें नहीं मिल सकती। तो फिर अब इस पॉइंट पर जो मैंने आपको बताया था ना कि जब हमारे पास बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अब एनर्जी रिलीज़ होगी सिस्टम से, वो है 436.4 या 436 ही आप कह लें किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी इवॉल्व होगी सिस्टम से, इसको हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और अगर हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इतनी ही एनर्जी हमें सिस्टम को वापस देनी पड़ेगी ताकि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए। फिर हम ये कहेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मैं अपने इस पॉइंट को रिपीट करूँगी। हमने पहले बॉन्ड डिस्कस किया, अब हमने कहा कि जब ये इतने डिस्टेंस पर आ जाते हैं 75.4 pm पर, तो फिर क्या होता है? सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। तो इस टाइम क्या बनना है? मॉलिक्यूल बनना है। और इस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो है 436 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी इवॉल्व होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अगर हमने बॉन्ड ब्रेक करना है तो इतनी ही एनर्जी हमें सिस्टम को देनी पड़ेगी। अब उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर ऐसे होता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट नहीं कर सकती बल्कि रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर गई हैं, तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, ना ही स्टेबिलिटी मिलेगी, बल्कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला पॉइंट वही बात कि एनर्जी की सिस्टम की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मैंने बताया आपको। दूसरी बात, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, तो दूसरे वर्ड में वो इंस्टेबिलिटी इंक्रीज। तीसरा पॉइंट, नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो ये हमारा पॉइंट था इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको एक दफ़ा मैं रिपीट करूँगी एज अ होल कि हमने पढ़ा कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है किसी भी सिस्टम में वो क्या करता है? हमारे सिस्टम की एनर्जी को कम कर देता है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। उसमें से जो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास सिस्टम की वो मिनिमम हो जाएगी, यानी स्टेबिलिटी मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। अब जब दो एटम्स जो हैं एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो तरह की फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी।
जब अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास डोमिनेट करेंगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जब हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो अट्रैक्टिव जो हमारे पास एनर्जी है वो बढ़ेगी लेकिन स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो हम कह सकते हैं लो एनर्जी स्टेट इज़ अ मोर स्टेबल स्टेट। तो अब क्या होगा, जब हम हाइड्रोजन बॉन्ड इसी तरह ये वाला प्रोसेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, जब वो 75.4 pm पे आएगा तो उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे और रिपल्सिव फोर्सेस साइड पे हट जाएंगे। अब उसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। तो फिर सिस्टम की एज अ होल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और वो क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब उन्होंने कहा कि फर्ज करेंगे अगर इसमें हमारे पास एनर्जी भी रिलीज हुई है क्योंकि सिस्टम की एनर्जी तो कम हुई है, तो वो 436 किलो जूल पर मोल है। और अगर हमने बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें इतनी एनर्जी सिस्टम को दोबारा से देनी पड़ेगी। ये है उसका मेन पॉइंट। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर फर्ज करते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो डोमिनेट नहीं करती बल्कि रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेट करेगी, तो इनके बिल्कुल अपोजिट काम हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और देयर इज़ नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास था बेसिक टॉपिक एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ज़रूर दें। थैंक यू।